जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, जैसा कि अब हमारे विद्यालय बच्चों के लिए खुल चुके हैं और अब ऑफलाइन अनुश्रवण और निरीक्षण भी शुरू हो गए हैं, तो जब अनुश्रवण या निरीक्षण होता है तो हमसे अभी भी कुछ सवाल मिशन प्रेरणा से संबंधित और हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित पूछ लिए जा रहे हैं। विद्यालयी कार्य में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अब हम उन सवालों के जवाब देने में कभी कभी असमर्थ हो जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही सवाल या प्रश्न लेकर आई हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके, और जब आपसे पूछा जाए, कोई अधिकारी निरीक्षण करते समय आपसे पूछे, तो आप निरुत्तर ना रहें, उनका उत्तर आसानी से दे सकें और अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। इस वीडियो में मैं कुछ ही प्रश्न लेकर आई हूँ और बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में लाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना रिवीजन पूरा करिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस रिवीजन में सबसे पहला बड़ा ही कॉमन प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा है क्या। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो कि बेसिक शिक्षा में लागू किया गया है। दूसरा है, मिशन प्रेरणा का प्रारंभ या घोषणा कब हुई। तो ये 4 सितंबर 2019 टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा हुई थी। तीसरा है, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना। चौथा, प्रेरक प्रदेश बनाने के सोपान क्या है, मतलब स्टेप क्या है। तो ये है प्रेरक, सबसे पहले प्रेरक ब्लॉक, फिर प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल और फिर प्रेरक प्रदेश। उसके बाद प्रेरक ब्लॉक से तात्पर्य क्या है। इससे तात्पर्य है कि जब विकास क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों के 80% बच्चे फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त कर लेंगे तो वह ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक कहलाएगा। आधारभूत सीखने के कौशल कितने हैं। तो ये 5 भाषा में है और 5 गणित में। प्रेरणा लक्ष्य क्या है। ये सीखने के लिए आधारभूत कौशल है। प्रेरणा लक्ष्यों का वर्गीकरण क्या है। भाषा व गणित के क्षेत्र में वर्षवार या कक्षावार 5-5 लक्ष्य हैं। प्रेरणा सूची क्या है। प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष विषयवार और कक्षावार दक्षताओं का समूह है। प्रेरणा तालिका क्या है। प्रेरणा सूची की दक्षतावार बच्चेवार प्रगति अंकन चार्ट को ही प्रेरणा तालिका कहते हैं। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा, प्रेरणा सूची में दक्षताएं दी गई हैं और प्रेरणा तालिका में हम उन दक्षताओं के आधार पर बच्चों की प्रगति नोट करते हैं। फिर है, प्रेरणा तालिका पर प्रगति अंकन किसके द्वारा की जाएगी। तो ये विषय शिक्षक के द्वारा की जाएगी। फिर है, प्रेरणा तालिका भरने का आधार या साक्ष्य क्या होंगे। सतत व व्यापक मूल्यांकन, आकलन, संकेतक व त्रैमासिक SAT परीक्षा, SAT परीक्षा। 13वां प्रश्न है, प्रेरणा तालिका का प्रमाण और अनुश्रवण कौन करेगा। तो प्रधानाध्यापक व ARG सदस्य करेंगे। प्रेरणा तालिका भरने की न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी। तो ये माह में एक बार भरनी है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, प्रेरणा तालिका की प्रमाणन आवृत्ति क्या होगी। माह में एक बार प्रधानाध्यापक द्वारा और ARG के द्वारा विजिट के समय। फिर प्रश्न 16, कक्षा 3 का भाषा लक्ष्य क्या है। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना ही कक्षा 3 का भाषा लक्ष्य है। प्रश्न 17, कक्षा 4 व 5 की भाषा व गणित की प्रेरणा सूची में दक्षताएं कितनी हैं। तो ये 16 दक्षताएं हैं इनमें, और जबकि 1, 2, 3, 4 में 14 दक्षताएं हैं। प्रश्न 18, मिशन प्रेरणा के कितने घटक हैं। तो टोटल 9 घटक हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति का आधार क्या है। निदेशालय द्वारा चिन्हित वह संस्था के द्वारा प्रमाण के आधार पर प्रेरक ब्लॉक बनाने की स्वीकृति का आधार मिलेगा। प्रश्न 20 है, कक्षा 1, 2, 3 में भाषा व गणित की प्रेरणा सूची में कितनी कितनी दक्षताएं हैं। तो वो 14 दक्षताएं हैं। प्रश्न 21 है, एक प्रेरणा तालिका में कितने बच्चे अंकित हो पाएंगे। तो कुल 30 बच्चे एक प्रेरणा तालिका में अंकित हो पाएंगे। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला उद्देश्य है आधारभूत यानी कि बेसिक एजुकेशन जिसे कहेंगे, सीखने के लक्ष्य हासिल करना, और दूसरा लर्निंग गैप समाप्त करना। तीसरा है NAAS यानी राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करना। प्रश्न 23 है, भाषा की दक्षताएं कौन सी हैं। इसकी दक्षता है सु, बो, प, ली। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। आधारशिला हस्तपुस्तिका को कितने भागों में बांटा गया है। तो टोटल 6 भागों में बांटा गया है।
प्रश्न 24 है, मस्तिष्क द्वारा सीखने के चरण कौन कौन से हैं? तो ERAC यानी कि ई से मतलब हो गया अनुभव यानी एक्सपीरियंस, आर मतलब रिफ्लेक्शन मतलब चिंतन और विश्लेषण, एप्लीकेशन ए मतलब एप्लीकेशन अनुप्रयोग, और 4 मतलब कंसोलिडेशन मतलब उसका निष्कर्ष निकालना या समेटना। प्रश्न 25 है, गतिविधि आधारित शिक्षण में गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा अब एक नया है ICT आधारित गतिविधि। प्रश्न 26, ध्वनि जागरूकता क्या है? ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता है। प्रश्न 27, लिखने के कौशल कौन कौन से हैं? तो पहला है गद्यात्मक कौशल, दूसरा भाषा संरचना संबंधी कौशल, तीसरा संज्ञानात्मक कौशल। प्रश्न 28 है, पठन कौशल का आकलन कितने तरीकों से किया जा सकता है? पहला मौखिक आकलन, दूसरा लिखित आकलन। प्रश्न 29, लेखन अभिव्यक्ति के कितने पहलू हैं? पहला विषय वस्तु और उसका संगठन, दूसरा सुडौलता व सटीकता। प्रश्न 30 है, प्रिंट चेतना क्या है? बच्चों की ये समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे हुए शब्दों को पढ़ा जा सकता है प्रिंट चेतना कहलाता है। यानी कि बच्चे देखकर पढ़ पाएँ और जो वो पढ़ पा रहे हैं उसको लिख पाएँ, यही प्रिंट चेतना है। प्रश्न 31 है, ध्वनि चिन्ह संबंध यानी कि डिकोडिंग क्या है? वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं, यानी कि ध्वनि चिन्ह संबंध कहते हैं। प्रश्न 32 है, बच्चों में लेखन विकास के स्तर कौन से हैं? पहला है उभरता लेखन, दूसरा शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, तीसरा मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनात्मक लेखन स्तर, चौथा प्रभावपूर्ण लेखन स्तर। प्रश्न 33 है, गणित सीखने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है ELPS, E फॉर एक्सपीरियंस विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, L फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा, P फॉर पिक्चर यानी कि चित्र और S फॉर सिंबल यानी कि चिन्ह। प्रश्न 34 है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कितने दिनों का होता है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, ये 50 दिनों का होता है। प्रश्न 35, गणित में कितनी मौलिक संक्रियाएं होती हैं? पहला जोड़, दूसरा घटाना, तीसरा गुणा और चौथा भाग, यानी कि कुल 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं। प्रश्न 36, शिक्षक प्रतिवर्ष किस माह में बच्चों का आरंभिक परीक्षण करके उनके अधिगम संप्राप्ति स्तर जानने की प्रक्रिया करेंगे? तो वैसे तो ये अप्रैल से जुलाई की मध्यावधि में किया जाना है अब, लेकिन जब लॉकडाउन के पश्चात खुल रहे हैं तो अब समझेंगे, बाद में दिशा निर्देश मिलेंगे कि कब तक ये हमें करना है। प्रश्न 37 है, प्रतिवर्ष अप्रैल माह में शिक्षक किन कक्षाओं के बच्चों का अधिगम संप्राप्ति स्तर का परीक्षण करेंगे? तो ये होंगे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का। प्रश्न 38 है, किन बच्चों को 50 कार्य दिवसीय यानी फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रतिभाग करना चाहिए? तो इसका उत्तर है अधिगम संप्राप्ति स्तर में कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम के स्तर वाले बच्चों को। प्रश्न 39, भाषा सीखने सिखाने में किन परिवेशी संसाधनों का नियोजित रूप में उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये है दीक्षा पोर्टल, पुस्तकालय का नियमित उपयोग, पाठ्य पुस्तक पर कार्य के दौरान QR कोड जो दिया रहता है उनका उपयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न 40 है, शिक्षण योजना की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो वो 40 मिनट होनी चाहिए। प्रश्न 41, शिक्षण अधिगम चक्र के क्रमबद्ध चरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है रोचक प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा है प्रैक्टिस, फिर है आकलन एवं मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट। प्रश्न 42 है, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का अन्य नाम क्या है? तो ये है ध्यान आकर्षण शिविर। प्रश्न 43, शिक्षण तकनीकियों का क्या उद्देश्य है? टीचिंग टेक्निक्स उन बच्चों की समस्याओं के निराकरण का माध्यम है जो अपनी कक्षा के अनुरूप सीखने में पिछड़ जाते हैं। प्रश्न 44 है, आधारशिला हस्त पुस्तिका मुख्यतः किस उद्देश्य से विकसित की गई है? तो इसका उत्तर है कक्षा 1-2 के बच्चों में भाषा और गणित को रुचिकर एवं प्रभावी ढंग से गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियाँ एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है इस आधारशिला पुस्तक में, और इसी उद्देश्य से वो विकसित की गई है। प्रश्न 45 है, लर्निंग आउटकम्स का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के दृष्टिगत जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के इतर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं।
प्रश्न 46 है, लर्निंग आउटकम्स का शॉर्ट फॉर्म प्रेरणा सूची में क्या दिया गया है? तो वो है LO मीन्स लर्निंग आउटकम। प्रश्न 47, लर्निंग आउटकम्स को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं भी इसके अन्य नाम हैं। प्रश्न 48 है, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं? तो इसमें 2 श्रेणियां हैं, केंद्रिक यानी कि फोकल लर्निंग आउटकम यानी कि जो मेन लर्निंग आउटकम है, और दूसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम यानी कि उस फोकल लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स बनाए जाते हैं उन्हें ही नेस्टेड लर्निंग आउटकम कहा जाता है। प्रश्न 49, शिक्षण संग्रह क्या है? इसका उत्तर है विद्यालय के सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन व क्रियान्वयन में कर सकते हैं उनको शिक्षण संग्रह कहा गया है। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है क्यों? तो इसका उत्तर है शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो इसमें कुल 6 भाग हैं। प्रश्न 52, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ियाँ लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग शिक्षण संग्रह के किस भाग में वर्णित है? तो ये उसके भाग नंबर 2 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 53, प्रभावी शिक्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर NK जंगीरा। प्रश्न 54 है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल व बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह उसका प्रयोग किया गया है। प्रश्न 55, अधिगम पत्रिका लिखने के लिए किन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों को। प्रश्न 56 है, BALA यानी बाला का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड यानी कि विद्यालय भवन सीखने में सहायक। अब हमारा विद्यालय भवन भी लर्निंग मटेरियल का काम कर लेता है, इसीलिए बाला एक नया शब्द आज हमारे सामने आया है जिसे कहते हैं बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। प्रश्न 57, शिक्षक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है शिक्षक नेतृत्व लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक या सहभागी शैली वाला होना चाहिए। प्रश्न 58, विद्यालय और समुदाय के मध्य सेतु का कार्य किसका है? तो इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंध समिति का, क्योंकि विद्यालय प्रबंध समिति में वही सदस्य और अध्यक्ष होते हैं जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पठन पाठन के लिए आते हैं। तो वो गांव से भी संबंधित हैं, समुदाय से भी संबंधित हैं और विद्यालय से भी संबंधित हैं, इसीलिए वो सेतु का काम करते हैं। प्रश्न 59 है, बाल अखबार क्या है? तो इसका उत्तर है विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविताओं, घटनाओं आदि का समावेश होता है, इसे हम बाल अखबार कहते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि अभी मैं आपके सामने लाई हूँ। इसके बाद मैं कुछ और प्रश्न लेकर आऊँगी, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।